नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन वही पिछले वाले जो वीडियो में अपन ने बात करी थी बल के बारे में, तो उस बल की परिभाषा से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखते हैं। तो आज अपन जो मूलभूत तरीके से पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने पास में न्यूटन के गति के जो नियम हैं उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो बल था उस बल की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि वस्तु को धक्का देना या जो खींचना है, वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अर्थात अपन ये कहें कि धक्का देते हैं या उस वस्तु को अगर खींचते हैं तो उसमें उत्पन्न होता है वेग, उसमें एक तरीके से गति उत्पन्न होती है और गति है अपने पास में वेग। तो वस्तु को धक्का देने या खींचने से जो वेग बना उसमें और जो बल अपन ने लगाया है, बल की वजह से वेग उत्पन्न हुआ है। तो न्यूटन की जो गति के नियम हैं वो बल तथा वस्तु के वेग के मध्य संबंध जो है, न्यूटन की जो गति के नियम है वो वस्तु के वेग तथा बल के मध्य संबंध को बता रहा है। अब ये जो वस्तु के बल तथा वेग के मध्य जो संबंध है, उस वस्तु के वेग तथा बल के मध्य संबंध को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया। इसके बारे में सबसे पहले जो बात करी वो सर आइजैक न्यूटन ने करी कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई वेग उत्पन्न होता है। उससे जो संबंध बनाया उसने ये कहा इससे पहले ही इसने इसके बारे में अगर ये कहा गया कि अगर कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, अगर कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति कर रही है तो वो तब तक गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। कोई वस्तु जो है वो गति करेगी, तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो, कि जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो। अब इस बात के बारे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि 17वीं जो शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक थे। उस गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि अगर कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गतिमान है, तो वो तब तक गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, अगर इसी को एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, जो कोई गेंद है, उस गेंद को अपन पृथ्वी पर लुढ़का रहे हैं। अगर उस गेंद को अपन पृथ्वी पर लुढ़काते हैं तो कुछ दूरी गति करने के बाद वो रुक जाती है। वस्तु को अगर फर्श पर, या ये कह दें कि गेंद को फर्श पर लुढ़काने पर कुछ दूरी तय करके रुक जाती है, ठीक है, कुछ दूरी तय करने के बाद में रुक जाती है। दूसरी, अगर किसी कणिया पिंड को पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जैसे जैसे कण या पिंड ऊपर जाएगा उसका जो वेग है वो कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर उसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है। जब, अर्थात ये कह सकते हैं कि जब वस्तु को अपन पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाता है उसका वेग जो है वैसे वैसे कम हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जहां वेग शून्य हो गया, वो प्रारंभ में वस्तु जो है पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। तो इन दोनों एग्जाम्पलों में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये जो फर्श पर अपन ने गेंद जो फेंकी,
फर्श पर लुढ़कने के बाद में कुछ दूरी के बाद में जाके रुक जाती है, या ये कहें कि जो गेंद है उस कण या पिंड को अपन ने पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका, कुछ दूरी तय करने के बाद थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद में वो पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसके जो कारण है वो इस पर कोई ना कोई बल कार्यरत है, कोई ना कोई बल कार्यरत है, जिसकी वजह से वो जो गेंद है वो फर्श पर कुछ दूरी तय करने के बाद में रुक जाती है, या वस्तु को या पिंड को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ थोड़े ऊपर जाने के बाद में वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जब अपन ने गेंद को फर्श पर लुढ़काया है तो गेंद के मध्य और फर्श के मध्य जो घर्षण बल है, जो घर्षण बल है, उस घर्षण बल की वजह से जो ये गेंद है वो कुछ दूरी तय करने के बाद में रुक जाती है। अर्थात फर्श पर जो गेंद गति कर रही है उस गेंद की गति का जो विरोध है वो कौन कर रहा है? घर्षण बल। इस वजह से ये गेंद है वो कुछ दूरी तय करने के बाद में रुक जाती है। अब अगर बात करी जाए पृथ्वी पर जो अपन ने वस्तु फेंकी है, पृथ्वी पर जो कण या पिंड ऊपर की ओर फेंका है, तो ये ऊपर की ओर फेंकने पर जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल, इस गुरुत्वीय बल की वजह से ये वस्तु वापस से पृथ्वी पर आ जाती है। और अगर इस वस्तु पर, अब ये कुल मिला के दोनों एग्जाम्पल की सहायता से ये कह सकते हैं कि अगर इन वस्तुओं पर, गेंद पर और जो पिंड अपन ने फेंका है पृथ्वी से ऊपर की ओर, इन दोनों पर ये बल अगर नहीं लगते, ये बल अगर नहीं लगते तो जिस वेग से आपने इस वस्तु को फेंका है उस वेग से ही वो गतिमान रहती है हमेशा। कि अगर इस गेंद पर और इस वस्तु पर, इस गेंद पर घर्षण बल और इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल नहीं होता तो ये जो गेंद है इसको जिस वेग से अपन ने लुढ़काया था उसी वेग से लुढ़कती रहती, और इस वस्तु को जिस वेग से अपन ने ऊपर फेंका था ये उसी वेग से ऊपर जाती, ये उसी वेग से ऊपर गति करती रहती। तो इन सभी के आधार पर, अर्थात गैलीलियो ने ये बात कही कि अगर किसी वस्तु, कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति कर रही है तो वो सीधी सरल रेखा में ही गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस नियम को आधार मानते हुए ये जो नियम है, ये नियम था न्यूटन की गति के, या सर आइजैक न्यूटन की गति के नियमों का जो आधार है वो गैलीलियो ने रखा। और इस आधार के अनुसार न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया, कि न्यूटन ने गति का जो पहला नियम दिया उस गति के पहले नियम में ये कहा कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अर्थात न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक, स्थिर ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। कि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और एक बात ये कि जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं जड़त्व, उसे बोलते हैं जड़त्व। कि जब कोई किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोला जाता है जड़त्व। अर्थात अपन ने गेंद को फर्श पर लुढ़काया, कुछ दूरी जाने के बाद में वो रुक गई, गेंद की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
गेंद की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इस न्यूटन की गति के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। और ये जो न्यूटन की गति के जो नियम हैं, इन न्यूटन की गति के नियमों के आधार पर जो बल की परिभाषा है, वो बल की परिभाषा अपने को प्राप्त होती है। अर्थात कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु कितना तेज चल रही है, तो वो उसके बल के आधार पर पता है कि जितना ज्यादा बल लगाओगे वो वस्तु उतनी ही तेज चलेगी, जितना कम बल लगाओगे वो वस्तु उतनी ही धीरे चलेगी। या ये कह दें कि जितनी तेज वस्तु चलती है उस पर बल उतना ही ज्यादा कार्यरत है, अर्थात ज्यादा बल से धक्का मारा है। या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो उस पर कम बल लगाया गया है, अर्थात उससे कम बल से धक्का मारा गया है, इस वजह से वो स्थिर अवस्था में है। तो न्यूटन की गति के जो नियम है, इस न्यूटन की गति के नियमों के द्वारा ही अपन बल जो है उसकी डेफिनेशन पता करते हैं। तो अब न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार न्यूटन की गति के जो नियम है उसने दो टाइप में बांटा। पहला नियम स्थिर जड़त्व का नियम और दूसरा है गतिशील जड़त्व का नियम। कि स्थिर जड़त्व का नियम तथा गतिशील जड़त्व का नियम। अब बात करें स्थिर जड़त्व के नियम की, कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। कि जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तो स्थिर जड़त्व का नियम। और गतिशील जड़त्व का नियम, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो अब अपन पढ़ रहे हैं स्थिर जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स। स्थिर जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने डेली रूटीन में है। जैसे अपन बात करें कि किसी बस में अपन बैठे हुए हैं और बस स्थिर अवस्था में है, बस में बैठे हैं, बस स्थिर अवस्था में है, अर्थात रुकी हुई है, बस रुकी हुई है। अगर वो बस अचानक चलना शुरू कर दे, अगर वो बस अचानक चलना शुरू कर दे तो उसमें जो बैठी हुई सवारी है, उसमें बैठी हुई जो सवारी है, उन सवारियों का पीछे की ओर धक्का महसूस करना। अगर कोई वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है, अर्थात बस जो है वो स्थिर अवस्था में है, और वो अगर चलना शुरू कर दे अचानक से, तो उसमें बैठी हुई सवारियों का पीछे की ओर धक्का महसूस करना स्थिर जड़त्व कहलाता है। या दूसरा एग्जाम्पल लें तो ये कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़े का अचानक चल देना, अचानक दौड़ना, वो उस वजह से जो घुड़सवार है उसका पीछे की ओर गिर जाना स्थिर जड़त्व का नियम है। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की अगर बात करी जाए, गतिशील जड़त्व के, कि गतिशील जड़त्व का नियम जो है, उस गतिशील जड़त्व के नियम के बारे में अगर बात करी जाए कि गतिशील जड़त्व का नियम क्या है, तो बस जो है, बस में अपन बैठे हुए हैं, बस में सवारियां बैठी हुई है, बस गतिशील अवस्था में है, उसका अचानक ब्रेक लगा देना। अगर ड्राइवर जो है बस के अचानक ब्रेक लगा दे तो उसमें बैठी हुई सवारियों का आगे की ओर झुक जाना, उसमें बैठी हुई सवारियों का आगे की ओर झुक जाना जो है वो गतिशील जड़त्व का नियम, ऐसा क्यों? कि अपन बैठे हुए हैं बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस गतिशील है, और अगर वो अचानक ब्रेक लगा ले तो अपन आगे की ओर क्यों झुकते हैं?
इसका जो रीजन है वो देखें कि जब बस गतिशील अवस्था में है, जब बस गतिशील अवस्था में है तो बस के वेग के अनुसार अपन गति करते हैं। लेकिन जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है, तो अपने शरीर का जो नीचे का हिस्सा है जो बस के टच में है, अर्थात सीट पर टच में है, वो तो अपने पास में बस की गति के अनुसार रुकेगा। जिसके अनुसार, अगर बस की गति तेज है तो उसके अनुसार रहेगा, स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है वो इसके अपोजिट होता है। लेकिन ऊपर वाला जो भाग है, अगर बस रुकती है तो ऊपर वाला भाग तो गतिशील रहेगा, तो अचानक से रुकती है तो इस वजह से वो अपन आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं, इसीलिए अगर जिनमें अचानक वेग बढ़ता है, इसीलिए अगर अचानक वेग बढ़ाया जाता है वहां सीट बेल्ट का यूज किया जाता है। जैसे अचानक वेग अगर बढ़ाना होता है तो अचानक वेग बढ़ाने के लिए उनमें सीट बेल्ट यूज किया जाता है, सीट बेल्ट बांधा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखें इसका नॉर्मल वेज में अगर एग्जांपल एक यूज करें तो अपन ने एक गिलास लिया, इस गिलास के जो मुंह पर है, इस गिलास के खुले वाले मुंह पर अपन ने एक बॉक्स रख दिया, अर्थात ये कहें गत्ता ले लें, एक गत्ता रखा, के मुंह पर अपन ने, गत्ते पर अपन ने रख दिया एक सिक्का। एक गिलास लिया है, खाली गिलास लिया है, इस गिलास के जो खुले वाला जो मुंह है, उस खुले मुंह पर अपन ने गत्ता रख दिया और गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, गत्ते के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। अब अपन इस गत्ते के ऊपर धक्का मारते हैं, इस गत्ते के ऊपर अगर आप धक्का मारोगे तो ये जो गत्ता है, ये गत्ता आगे निकल जाएगा और जो सिक्का, वो सिक्का इस गिलास के अंदर गिर जाता है, वो सिक्का इस गिलास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन ने जो जड़, एक तरीके से जो बल लगाया है, वो बल अपन ने लगाया है गत्ते के ऊपर, और जो सिक्का है वो है स्थिर जड़त्व में, सिक्का अपने पास में स्थिर जड़त्व में है, तो वो जिस अवस्था में था वो सिक्का तो उसी अवस्था में रहेगा, और अपन ने जो बल लगाया है वो बल लगाया है गत्ते पर, तो गत्ता आगे निकलेगा और सिक्का जो है उसी स्थिति में रहेगा। इसी एग्जांपल्स को अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक बॉक्स पर बहुत से सिक्के ऊपर रख लिए, एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में एक दूसरा सिक्का अपन ने लिया, इस दूसरे सिक्के को सामने रखे और अपन इस तरीके से टच करते हैं, नीचे वाला जो सिक्का है इस नीचे वाले सिक्के को मारते हैं। सिक्के की एक ढेरी रखी, वो ढेरी रखने के बाद में सामने रखे, और जो नीचे वाला सिक्का है इस नीचे वाले सिक्के को टारगेट करते हुए इस सिक्के पर अपन ने बल लगाया। तो जैसे बल लगाते हैं तो ऊपर वाले जो सिक्के हैं वो सारे ऐसे की ऐसे अवस्था में रहते हैं, और जो नीचे वाला है वो बाहर निकल जाता है, नीचे वाला जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो सारे नियम हैं, ऐसी वाली जो स्थितियां हैं वो स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व की स्थितियां हैं। अब स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व की बात करें तो अपने पास में यहां आ रहा है जड़त्व और द्रव्यमान जो है वो क्या है। जड़त्व और अगर द्रव्यमान के बारे में अगर बात करी जाए तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर जितना ज्यादा है उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो एक तरीके से जड़त्व की जो परिभाषा है वो द्रव्यमान के आधार पर है, जड़त्व की जो परिभाषा है वो द्रव्यमान के आधार पर है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।